एपी स्टडी क्लासेस आपके सामने लेके आ गया क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। हमने बोला था कि रैपिड रिवीजन सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, तो हाँ, इससे पहले हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन जो कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका हमने रैपिड रिवीजन तैयार करके ऑलरेडी अपलोड कर दिया यूट्यूब पे। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन उसका रैपिड रिवीजन देखने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मोशन पढ़ रहे हैं तो मोशन दो प्रकार के होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं। तो सर यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम लोग क्या बोलेंगे? सर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है ट्रेवल। ठीक है, समझ आ गया? अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है तब उसे स्ट्रेट लाइन में, तब उसे यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है, ना कि यूनिफॉर्म ये वाला यूनिफॉर्म नहीं जो बच्चे स्कूल में पहनते हैं। ठीक है, क्या समझ? जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पहला का ये 4 किलोमीटर, पहला का 4 किलोमीटर ये 2 मिनट में कवर किया, और दूसरा का 4 किलोमीटर भी या 2 मिनट में कवर किया। इसका मतलब ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब 4 किलोमीटर दोनों जगह इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कवर कर रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, समझ आ गया? चलो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, जब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पे रहता है तब क्या होता है? इन दिस केस द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पे है इसका मतलब उसकी जो पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब दैट मीन्स एट एवरी मोमेंट द ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट द सेम प्लेस। इसका मतलब हर एक मोमेंट पे जो ऑब्जेक्ट है वो सेम प्लेस पे ही रखा है। ठीक है, यस सर। एग्जांपल हम देख सकते हैं। एग्जांपल क्या है? A book is kept on a table. एक किताब हमने टेबल पे रखी है, नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन ओवर टाइम, सो इट इज स्टेशनरी। एक किताब को हमने टेबल पे रखा, जो आप भी रखते होंगे, वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रही तो वो स्टेशनरी है। तो स्टेशनरी क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। और बढ़ते हैं हम लोग अब। व्हेन द ऑब्जेक्ट इन वेरिएबल मोशन, अगर मान लो वो ऑब्जेक्ट वेरिएबल मोशन में है तब, मतलब वो कुछ चल रहा है। इन दिस केस द ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंजेस विद टाइम बट नॉट एट अ कांस्टेंट रेट। अगर वेरिएबल मोशन पे अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है इसका मतलब कि उसकी पोजीशन तो चेंज हो रही है लेकिन कांस्टेंट रेट पे उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट मूव समटाइम फास्टर एंड समटाइम स्लोअर। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है कभी कभी मतलब फास्ट चल रहा है और कभी कभी स्लो चल रहा है, और उसका कांस्टेंट रेट चलने का नहीं है, जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन में मैंने बताया कि कांस्टेंट स्पीड रहती है। ठीक है, यस। द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ सच मोशन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। इसका अगर हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ अगर बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन नहीं रहती, थोड़ा बहुत ऐसे रहता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं रहता, ऐसा रहता है, बल्कि जब हम लोग यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाते हैं तो वो एकदम स्ट्रेट रहता है सर। एग्जांपल की अगर बात करें, इफ यू राइड अ बाइसाइकिल एंड समटाइम गो फास्ट एंड समटाइम स्लो देन इट इज वेरिएबल मोशन। जैसे कि आप साइकिल चलाते हैं और आमतौर चलाते भी होंगे, कुछ लोग तो गाड़ी भी चलाते होंगे। तो अगर आप गाड़ी या साइकिल चलाते हैं तो कभी कभी आपको जब रास्ता साफ रहता है तो आप तेज चलते हैं, और जब रास्ता साफ नहीं रहता है तब आप धीरे चलते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? वेरिएबल मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस तो कवर करता है लेकिन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ये उल्टा लिख दिया गया है। ये क्या लिख दिया गया है? उल्टा लिख दिया गया है। यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, क्योंकि टाइम को तो अनइक्वल कर नहीं सकते, टाइम तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। टाइम को कोई इक्वल कर देता है? अनइक्वल कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो टाइम इक्वल होना चाहिए और डिस्टेंस अनइक्वल होना चाहिए। पीपीटी बनाने में थोड़ी मिस्टेक कर दी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि वेरिएबल मोशन हमने अभी पढ़ा, उसी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी बोलते हैं। जैसे कि देखो, कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो पहले का पहला 4 किलोमीटर कितने देर में कवर करता है? 2 मिनट में वो 4 किलोमीटर कवर कर रहा है। अगले 2 मिनट में वो क्या कवर कर रहा है? 2 मिनट में कितना कवर किया उसने? मान लो आगे उसको खाली मिल गया रोड, तो वो अगले 2 मिनट में 5 किलोमीटर कवर कर लिया। तो ये किसका एग्जाम्पल है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, यस सर। द स्पीड ऑफ द बॉडी और डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ चेंजेस विद टाइम। इसमें स्पीड और
डायरेक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों चेंज होते रहते हैं, मतलब इसमें वो डायरेक्शन भी अपनी बदलता है। जैसे डायरेक्शन बदलते समय आप, जैसे आपको लेफ्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है तो आप अपनी स्पीड थोड़ी स्लो कर लेते होंगे ना, तो ये किसका एग्जाम्पल है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। दो डिफरेंस है आपके सामने, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एक डिफरेंस है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। क्या है क्या कहते हैं डिफरेंस, आइए देखते हैं। लेंथ ऑफ द पार्ट कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज नोन एज पाथ लेंथ और डिस्टेंस ट्रेवल। कितना वो डिस्टेंस कवर किया है किसी भी ऑब्जेक्ट में एक गिवन टाइम इंटरवल में, उसे हम लोग पाथ लेंथ या डिस्टेंस बोलते हैं। इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है। एग्जांपल इसका जैसे कि बता देता हूँ, एग्जांपल लिख दिया, लिखा नहीं गया है। जैसे कि आपको अपने स्कूल से लेके कोचिंग तक जाना है, सॉरी अपने घर से लेके होम से लेके कोचिंग तक जाना है, ठीक, कोचिंग तक जाना है। तो आप जैसे कि आप सीधे तो जाएंगे नहीं, आप ऐसे 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 घूम के सब जगह घूम के जाएंगे, तो ये डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये चेंज इन पोजीशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होता, तो इसमें रास्ता अगर सीधा है तो ये सीधा ही जाएंगे। ये जो येलो लाइन से मैंने किया ड्रॉ, ये क्या है? ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। मैं इसको थोड़ा बड़ा लाइन में कर देता हूँ, हटाओ इसको। हाँ देखो, ये देखो, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। येलो लाइन वाला क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट है। शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स होता है, जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट रहता है वो होता है x2 माइनस x1। मतलब कि पहले जहां डिस्प्लेस था, जैसे यहाँ पे x2 जहां पे जाना है माइनस जहां से गए, वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। केस वन, अगर मान लो तीन केस बनती है, मान लो कि x2 ज्यादा है x1 कम है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और x1 ज्यादा है x2 कम है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव रहेगा। अगर दोनों बराबर है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो है। कैसे सर दोनों बराबर रहेगा? जैसे कि आप यहां से चले, कोचिंग गए, फिर वापस आ गए, तो क्या हुआ? इससे आप यहाँ से होम से घर कोचिंग गए, कोचिंग से आप फिर वापस आ गए, ठीक है। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा वो एग्जाम्पल हो जाएगा हम लोग का x1 बराबर x2 का, जिसमें डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। जहां पे x1 भी और x2 भी बराबर हो जाए, मतलब जहां से गए थे वहीं पे आ गए, तो क्या हो जाएगा हम लोग का? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ओ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। x1 बराबर x1 अगर ज्यादा है x2 से, मतलब नेगेटिव है। मतलब आप यहाँ तक घर से कोचिंग गए, कोचिंग के बाद आप घर से भी थोड़ा दूर चले गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट पीछे की डायरेक्शन में हुआ, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। आशा करता हूँ आपको आप बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा दिया है, ठीक है। स्पीड और एवरेज स्पीड के बीच में डिफरेंस क्या है? अच्छा, स्पीड होता क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन बाय इट टू कवर दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। जो डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, डिवाइड में जितना उसने समय लिया उस डिस्टेंस को कवर करने में, उसे हम लोग स्पीड बोलते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, ये डायरेक्शन नहीं बताता है। एवरेज स्पीड क्या है? द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट कवर किया है डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, इसे हम लोग एवरेज स्पीड बोलते हैं। मतलब टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस टोटल उसने कवर किया है, डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज स्पीड, ठीक है। समझ आ गया? यस सर। दो मोशन है, सॉरी अभी तक यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिया, तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी पढ़ लीजिए। क्या है ये यूनिफॉर्म स्पीड? क्या है? द स्पीड एट विच, इसको एक बार रीड करिए आप, रीड कर लिए, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? द स्पीड एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसी स्पीड जिसमें कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। ये यूनिफॉर्म मोशन की ही बराबर ही रहता है, मतलब इसे बल्कि यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। लेकिन ये देखिए, आप डेफिनेशन देखेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड दोनों की डेफिनेशन बराबर है, ठीक है। यस सर। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? द स्पीड एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसी स्पीड जब कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। ये डिफरेंस मैंने अभी तक आपको पहले ही बता दिया था, तो इसको बार बार वही चीज बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आशा करता हूँ डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी दोनों चीज की, ठीक है। डेफिनेशन समझ आ गई? यस सर। अब हम लोग बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी क्या है? The rate of change of position of an object with time is called velocity of that object.
रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या देता है, हमें वेलोसिटी देता है। वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों देती है। एवरेज वेलोसिटी का क्या होता है, द चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल इन विच दैट डिस्प्लेसमेंट अकर। चेंज इन पोजीशन, जो डिस्प्लेसमेंट का चेंज इन पोजीशन होता है, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल जितना लगा था उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी है v इनिशियल प्लस v फाइनल डिवाइड बाय 2, ये यहाँ लिखा है ना। मतलब जो वेलोसिटी एवरेज है वो होती है पहले जो वेलोसिटी थी प्लस अब जो वेलोसिटी है डिवाइड बाय 2। अगर डेफिनेशन के हिसाब से इसकी अगर फॉर्मूला देखेंगे तो चेंज इन पोजीशन मतलब कि v2 माइनस v1, मतलब इनिशियल वेलोसिटी को v से माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम डेल्टा t। ठीक है, समझ आ गया। जिसे हम लोग डेल्टा v बाय डेल्टा t भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है सर, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट a with respect to another object b is called relative velocity। किसी भी कोई ऑब्जेक्ट मान लो a है और एक ऑब्जेक्ट b है, ये एक ऑब्जेक्ट a है, ये एक ऑब्जेक्ट b है, इसकी वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट a विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, b की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। एग्जांपल, अगर एक बस a है जो मूव कर रही है वेलोसिटी v a से, और अनदर बस b है जो किससे मूव करी है, वेलोसिटी वेक्टर v भी, मान लो उसकी वेलोसिटी कितनी है, v भी है, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट a, मतलब कि जो वेलोसिटी होगी बस a की रिलेटिव टू बस b इज इक्वल va माइनस vb, जिसे हम लोग बोलते हैं vab इक्वल va माइनस vb। अगर रिलेटिव वेलोसिटी हमें निकालनी है और बस b की विद रिस्पेक्ट टू बस a की, तो वो होगी vba इक्वल vb माइनस v, मतलब जो वेलोसिटी होगी आगे वाले की माइनस जो वेलोसिटी होगी पीछे वाले की, उसे हम लोग माइनस करते हैं तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी पड़ जाती है। मतलब कहते हैं ना, इसके रिस्पेक्ट में हमारी वेलोसिटी ये है, इसके रिस्पेक्ट में हमारे अच्छे नंबर है, तो यही होती है रिलेटिव वेलोसिटी। एक्सीलरेशन पे आ जाते हैं। एक्सीलरेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी टाइम के इंटरवल के साथ हम लोग क्या बोलते हैं, उसे एक्सीलरेशन बोलते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताता है। एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एसआई यूनिट की अगर बात करें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता है। डायमेंशनल फॉर्मूला हमने यूनिट डायमेंशन में पढ़ा था, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला है m0 l1 t-2। इसका आप लोग डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के एक बार देखिएगा कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, एवरेज एक्सीलरेशन क्या है, द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। जो चेंज इन वेलोसिटी है डिवाइड बाय टाइम, मतलब एवरेज एक्सीलरेशन इक्वल डेल्टा टी बाय डेल्टा वी बाय टी। यहाँ मैंने लगता है ये जो मैंने फॉर्मूला दे दिया था, हाँ ठीक है सही, एवरेज वेलोसिटी भी यही है, यहाँ v प्लस यू होगा, ना कि ये होगा। ठीक है, ये तो v माइनस यू होगा तो वो एक्सीलरेशन फॉर्मूला है, अब v प्लस यू है तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का। यार ध्यान दीजिएगा, मैं भी कंफ्यूज हो गया था, आप भी कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, ठीक है। एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा v बाई टी, मतलब v माइनस यू बाय टी, किसका फॉर्मूला, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा। एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टी, एंड एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है v प्लस यू बाई टी। यहाँ नहीं लिखता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया, यस सर, ये लिखो, यहाँ लिखा डेल्टा v बाई डी, v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाई टी फाइनल, मतलब माइनस टी इनिशियल। ठीक है, समझ आ गया, इसका मतलब वही है v माइनस यू बाई टी। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है भैया, ये तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सब जगह है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है, अगर ऑब्जेक्ट के पास वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इसका मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो डिफरेंट है। देखो यहाँ पे अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं लिखा है, क्या लिखा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब टाइम हमेशा इक्वल इंटरवल में ही रहता है, टाइम कभी चेंज नहीं होता है। ठीक, समझ आ गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलेंगे, अगर वो सेम नहीं है वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा काइनेमेटिक्स इक्वेशन। काइनेमेटिक्स इक्वेशन कुछ हमारे सिलेबस में, इसमें कुछ क्वेश्चन भी है और खतरनाक भी, इनका प्रूफ भी है 3 तरीके से। ठीक है, उसे आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ इक्वेशन बता देता हूँ क्योंकि ये रैपिड रिवीजन है। फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन द डिस्प्लेसमेंट टाइम इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी एक्सीलरेशन आर रिलेटेड बाय 3 सिंपल इक्वेशन कॉल्ड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब काइनेमेटिक इक्वेशन क्या बताता है,
रिलेशन बताता है एक्सीलरेटेड मोशन, वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होना चाहिए। किसके बीच में रिलेशन बताता है? डिस्प्लेसमेंट में, टाइम में, इनिशियल वेलोसिटी में, फाइनल वेलोसिटी में और एक्सीलरेशन में। तीन सिंपल इक्वेशन है। पहला वेलोसिटी टाइम रिलेशन है जिसे हम लोग बोलते हैं v इक्वल यू प्लस एटी। दूसरा पोजीशन टाइम है s इक्वल यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, x या s दोनों बोल सकते हैं आप। पोजीशन वेलोसिटी का रिलेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स या टू ए यस। आशा करता हूँ आपको ये तीनों रिलेशन समझ आ गया होगा और आप इसे पढ़े भी होंगे। ठीक है, तीनों रिलेशन याद है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सीलरेशन है, t टाइम है, x डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, चलो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड और फोर्स डाउनवर्ड टुवर्ड द अर्थ देन इट्स मोशन इज कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी। जब कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर फेंकते हैं या वो नीचे गिरता है तब उसे हम लोग बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर हम उसे ऊपर फेंकते हैं, यहाँ देखो लिखा है इन केस ऑफ अपवर्ड मोशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो रहेगी उसे हम लोग नेगेटिव लेते हैं, एंड अगर डाउनवर्ड मोशन है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को पॉजिटिव लेते हैं। नीचे हम लोग जी पॉजिटिव लेते हैं और अगर ऊपर जी लेते हैं तो वो नेगेटिव रहते हैं। तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी ऐसे बन जाएगी, v इक्वल यू प्लस माइनस जी थी, अगर ऊपर गया तो प्लस, नीचे आया तो माइनस, और h इक्वल यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जहां जहां a वहां हमने g ले लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मोशन हो रहा है, तो एक जगह हम लोग जी ले लेते हैं। v इक्वल यू स्क्वायर प्लस माइनस टू जी एच। ये भी समझ आ गया? जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जाता है या नीचे गिरता है, अर्थ के नीचे, मतलब अर्थ के नीचे मतलब कि ऊपर से अर्थ पे गिरता है, तब उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, समझ आ गया? एक लास्ट टॉपिक जो आपके सिलेबस का है जिसका नाम है फ्री फॉल, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या है ये फ्री फॉल? अ सिचुएशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ऐसी सिचुएशन जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी में मूव्स कर रहा है, मतलब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिर रहा है। जैसे कि आप सेब आपने ड्रॉप किया, वो नीचे गिर गया, तो किसके इन्फ्लुएंस में गिर रहा है? वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिर रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल इज जस्ट अ डाउनवर्ड मूवमेंट विथ नो इनिशियल फोर्स और वेलोसिटी। ये सिर्फ एक डाउनवर्ड मूवमेंट है, नो इनिशियल। हमने जब उसे नीचे से हमने ड्रॉप किया है, ये ध्यान दीजिएगा, हमने उसको फेंका नहीं नीचे, हमने सिर्फ ड्रॉप, ड्रॉप मतलब छोड़ दिया है। तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट है विद नो इनिशियल फोर्स और वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो रहती है वो हमेशा जीरो रहती है। फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहती है, हमने उसको किसी भी इनिशियल वेलोसिटी से फेंका नहीं है। ठीक है, द फ्री फॉल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज जस्ट अ नेचुरल फिनोमेना ऑन अर्थ विदाउट सपोर्ट। ये नेचुरल फिनोमेना, कुछ भी छोड़ोगे तो आप नीचे गिर जाएगी। नेचुरल फिनोमेना है अर्थ में किसी भी सपोर्ट के बिना। फॉर्मूला क्या हो जाता है? h इक्वल हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा, इसका ये डेरिवेशन आपको आता भी है कि हाइट, मतलब आपने कितने हाइट से छोड़ा उसका निकालने का फॉर्मूला हाफ जी टी स्क्वायर है, और कितने नीचे गिरता है, कितने वेलोसिटी से? अंडर रूट टू जी एच वेलोसिटी से गिरता है। ये आपको याद करना है। और कितना टाइम लगता है उसको गिरने में? तो अंडर रूट टू एच बाय जी। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, या तो आप डेरिवेशन भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ आ गया? यस सर, थैंक यू। ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। आपको कैसा लगा ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का रैपिड रिवीजन? कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ आप यहाँ पे थ्योरी पढ़े हैं, बाकी और फॉर्मूला पढ़े हैं, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना जरूर और भूलना नहीं। धन्यवाद। एपी स्टडी क्लासेस से हमेशा जुड़े रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।